बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरशद अली और आप देख रहे हैं अली एग्री इन्फो यूट्यूब चैनल। देखें, अगर तो हमारी धान की फसल 45-50 दिन की हो गई है, इसका मतलब है इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी है। शगुफ़ा साजी का जो पीरियड है वो भी मुकम्मल हो चुका है। अब सबसे अहम और सबसे ज़रूरी काम यह है कि हम अपनी फसल को 2-3 दिन का सोका लगवाएं, ज़मीन को ऑक्सीजन दें, क्योंकि हमने अपनी फसल की अच्छी ग्रोथ और ज़्यादा शगुफ़ा साजी के लिए नाइट्रोजनी खादों का अब तक ज़्यादा इस्तेमाल किया है। और ऐसा भी हो सकता है कि फसल को स्टेम रॉट का मामला आना शुरू हो जाए, रूट रॉट का मामला आना शुरू हो जाए, जैसा कि आजकल ब्राउन और ब्लैक जड़ें तो ऑलरेडी फसल की देखी जा रही हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम 3-4 दिन का एक सोका लगवाएं ताकि इस तरह के मामलात भी टल जाएं और ज़मीन को जो है एक दफ़ा ऑक्सीजन मिल जाए। अब ऐसी वैरायटीज़ जो छोटे दौरानिए की हैं उनमें चंद दिन के बाद, और जो लंबे दौरानिए की वैरायटीज़ हैं उनमें 1-1.5 हफ्ते के बाद पेनिकल इनिशिएशन स्टेज शुरू हो जाना है। रिप्रोडक्टिव ग्रोथ कह लें, फ्रूट सेटिंग की ग्रोथ कह लें। इस टाइम के बाद जो हमने फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना है, देखें वो बड़ा केयरफुली होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो पौधा है वो कदरे हार्ड होके चले। इसके लिए हमने एक चंद दिन पहले वीडियो अपलोड की है और इस स्टेज के लिए पोटाशियम के इस्तेमाल की सिफारिशात की हैं। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है वो मुख्तसर समझा देता हूँ। हम चाहते हैं कि हमारा पौधा अब कदरे हार्ड होके चले, क्योंकि यहाँ के बाद तने के अंदर मूंजर का निशान बनना शुरू हो जाएगा और मूंजर के डिलीवर होने तक का जो टाइम है, इस टाइम में हम चाहते हैं कि हमारी जो मूंजर का साइज़ है अच्छा क्रिएट हो जाए और इसके अलावा दानों की तादाद में इजाफा हो जाए। इसके लिए पोटाशियम अहम होता है। और इसके बाद आमतौर पे डिज़ीज़ का टाइम शुरू हो जाता है, जिसमें बैक्टीरियल डिजीज़ भी हैं और फंगल डिजीज़ भी हैं। इसके अलावा सुंडियों का मामला है, जिस तरह के पत्ता लपेट सुंडी है, बोरर की सुंडियाँ हैं। अगर हमारा पौधा कदरे हार्ड होके चलता है तो इस तरह की बीमारियों और सुंडियों से महफूज रखने में भी इसका बड़ा अच्छा रोल होगा। या चंद दिनों में कोई डिज़ीज़ हमारे फसल के ऊपर हमलावर होने वाली है तो भी ये मामला टल जाएगा, या कोई डिज़ीज़ हमारी फसल के ऊपर किसी हद तक हमलावर हो चुकी है तब भी इस मामले के लिए बेहतर होगा। तो ये एक लॉजिक है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ पे पोटाशियम का डोज करने पे। लेकिन अब सवाल ये है, बहुत सारे दोस्त ये भी कहते हैं कि जी हम पोटाशियम ही यूज़ क्यों करें, हम कैन ग्वारा खाद क्यों ना यूज़ करें, क्योंकि बहुत सारे माहिरीन रिकमेंड कर रहे हैं और माहिरीन ये भी रिकमेंड कर रहे हैं कि गोब की हालत तक थोड़ा थोड़ा 2-3 दफ़ा यूरिया इस्तेमाल लाजमी करें। देखें, इस तरह के मामले में सबसे पहले आपको अपनी फसल की जो कंडीशन है उसको रीड करना ज़रूरी होता है, क्योंकि मुख्तलिफ़ ज़मीनों के फर्टिलिटी स्टेटस मुख्तलिफ होते हैं। बहुत सारी ज़मीनें ऐसी होती हैं वहाँ पे हम यूरिया इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा, इसके बाद भी क्लोरोसिस नज़र आ रहा होता है, पौधे हार्ड होते हैं, कद खाट बहुत ज़्यादा नहीं बनाते, टिलर्स या शगुफ़ा साजी ज़्यादा नहीं करते और छोटी उम्र में बूढ़े पौधे नज़र आते हैं। तो इस तरह की अगर सिचुएशन में फसल इस उम्र को या इस स्टेज को पहुंच जाए और आप पोटाशियम का डोज कर दें तो बजाय फ़ायदे के नुकसान होगा, ये तो तय है। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि पौधे के टिश्यूज़ में पोटाशियम और नाइट्रोजन बैक टाइम एक जैसी क्वांटिटी में नहीं रह सकता है, क्योंकि ये एक दूसरे की ज़िद होते हैं। अगर हम पोटाशियम का डोज ऐसी हालत पे कर देते हैं तो ज़ाहिरी बात है पौधा अपने टिश्यूज से नाइट्रोजन की क्वांटिटी को कम करेगा, जबकि हमारी फसल पहले नाइट्रोजन की कमी का शिकार है। तो इस तरीके से नाइट्रोजन की जो कमी है ये शिद्दत इख्तियार कर जाएगी। उसका नतीजा क्या होगा कि हमारी जो मुंजर गोब के अंदर तैयार हो रही है उसका साइज़ बजाय अच्छा इंक्रीज़ करने के हम उसकी ग्रोथ को रोक लेंगे। और ऐसी सूरत हाल में चूँकि पौधा ज़्यादा हार्ड हो जाता है तो फिर नेचुरली ये पौधा कोशिश करेगा जल्द से जल्द मूंजर को डिलीवर करने की, खा उसका साइज़ इंक्रीज़ हुआ या नहीं हुआ।
लिहाजा ये तो नुकसान की बात है। अब इस तरह की सूरत हाल को बेहतर तरीके से रीड करने के लिए ये एक ग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें पत्तों की जो हरियाली है उसको आप मैनेज कर सकते हैं। जो पहले नंबर पे ज़्यादा ग्रीन है ये एक परफेक्ट कंडीशन है। अगर इस तरह की आपकी फसलों के पत्तों का रंग है तो फिर आप वही डोज करें जो हमने वीडियोस में रिकमेंड की है कि आप पोटाशियम इस्तेमाल करें। और अगर हल्का फुल्का फ़र्क आता भी है तो आप NPK यूज़ करके उसको मैनेज कर सकते हैं। इसके आगे आगे कलर फीड होता चला जाता है, इनके साथ अपने पत्तों को मैच करते चले जाएं। अगर तो आपकी फसल का कलर फीड है और तसल्ली बख्श नहीं है तो फिर आप कैन ग्वारा यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। या जिस तरह के दूसरे लोग या इस तरह के और माहिरीन भी बताते हैं कि एक अच्छी पैदावार के लिए नाइट्रोजन का डोज गोप तक करते रहना चाहिए, लेकिन थोड़ी थोड़ी मिकदार में करते रहना चाहिए। ये फार्मूला भी ठीक है, इस तरीके से भी आप अपनी फसल के रंग को मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ के बाद कुछ मरहले हमारी फसल पे ऐसे आते हैं जब उनका जोर लगता है और सबसे पहले वो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी जाहिर करता है। और इस तरह की सूरत हाल में पत्ते पीले हो जाते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं होता और पौधा अपनी खुराक मैनेज नहीं कर पाता। तो ये एक बैड सिचुएशन होती है इस हालत के लिए। तो अगर तो आपकी फसल के पत्तों का रंग बेहतर है, आपकी फसल की ग्रोथ बेहतर है, आप समझते हैं कि आपके पौधे ने उम्र के हिसाब से और अपनी स्टेज के हिसाब से अपने तमाम मराहल बहुत सेहतमंदी के साथ तय किए हैं, तो फिर आप पोटाशियम का ही इस्तेमाल करें। और अगर आप समझते हैं कि आपकी फसल अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है और डेफिशिएंसीज देखने को मिल रही हैं, इनका कलर अच्छे से मेंटेन नहीं हो पाया है, तो फिर आप कैन ग्वारा यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मुझे उम्मीद है आज की जो मेरी बात है ये आपकी समझ में आ गई होगी। और आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।